कि आज ही मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जो महाराष्ट्र की कारगुजार पोस्ट थी उसका इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस्तीफा मोहतरम बैरिस्टर असद अवैसी के ईमेल पर व्हाट्सएप पर डाल दिया है। अब हमारा मजलिस से रिश्ता टूट गया है। आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि 10 साल का पुराना रिश्ता कैसे टूट गया और ये बात क्यों कर पैदा हो गई कि डॉक्टर गफ्फार कादरी मजलिस छोड़कर बाहर निकल गया। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दावत दी है। बीच में कुछ हमारे साथी नाराज भी हुए होंगे, हमारे परवेज भाई नाराज भी होंगे, आप भी नाराज भी होंगे। मैं मीडिया से बात करने को अवॉइड कर रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था बहुत सारी बातें अपने अंजाम को पहुंचने के बाद आप तक पहुंचाऊं। दास्तान तो बहुत पुरानी है मगर मैं बहुत शॉर्ट में सुनाता हूं। 2014 में मैंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ज्वाइन किया। 2014 में पार्टी के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 60,000 वोट मिले और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत भी जब्त हुई और 3,600 वोटों से हारा। 2014 से 2019 तक मैंने अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बहुत मेहनत की, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया और फिर मैंने कोशिश करके वंचित बहुजन अघाड़ी को एमआईएम से जोड़ने का काम किया और मैंने महसूस किया और मेरा यह मानना है कि इम्तियाज जलील जो खासदार बना 2019 में, ये वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद बना। मगर बदकिस्मती से इम्तियाज जलील साहब ने वो वंचित से युति तोड़ दी। उस पूरे प्रोसेस में मैं था और मेरा ये आज भी कहना है, उस वक्त भी मैंने कहा था, प्रेस में नहीं कहा था कि कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील इस युति के तोड़ने के जिम्मेदार है। अगर वो युति रहती तो हमारे 15 से 20 आमदार चुनकर आते और सत्ता की चाबी हमारे पास होती। और इम्तियाज जलील चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई भी आदमी उनसे आगे ना जाए। पूरी पोस्टें और हैसियत इम्तियाज जलील के बाप की जाती है, इसलिए कोई और एमआईएम के आमदार ना बने और कोई सत्ता में ना जाए, युति तोड़ दी गई। 2019 में इम्तियाज जलील ने एक और साजिश मेरे खिलाफ की थी। पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और एमआईएम का गठबंधन था। देखिए, गोवंडी में अबू आसिम को एमआईएम ने पार्टिबा दिया, एमआईएम ने पार्टिबा दिया और खालिद गुड्डू को समाजवादी ने पार्टिबा दिया, बाईकरा में वारिस पठान को पार्टिबा दिया। उस बीच मैंने बैरिस्टर असद अवैसी साहब से कहा था कि मुझे डर है कि यहाँ पर समाजवादी का कैंडिडेट आएगा, क्योंकि ये बात मुझे आसिफ बिखाल साहब आप पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताई। आसिफ बिखाल साहब ने कहा था कि डॉक्टर साहब, अपने बैरिस्टर असद अवैसी साहब उससे कहते हैं तो मैं समाजवादी का कैंडिडेट आने नहीं दूंगा, आपको पार्टिबा दिलवाऊंगा। मैंने किसी 1 मिनट जाया किए बगैर बैरिस्टर असद अवैसी साहब को फोन किया। शाम का वक्त था, 10 बजे के आसपास का। उन्होंने कहा, इम्तियाज जलील साहब बम्बई में बैठे हैं और वो पार्टी का समझौता कर गए हैं, औरंगाबाद में कैंडिडेट नहीं आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये काम किया, किसी ना किसी तरह से समाजवादी का कैंडिडेट हमारे हल्के में आया। फिर उसी जमाने में इम्तियाज जलील ने हमारे मशरक़ी हल्के की बॉडी इंतखाबात के ऐन वक्त पर
महाराष्ट्र का सदर बनने के बाद डिसॉल्व कर दी। ये सब चीजें मेरे जहन में थी। मैं थोड़ा इन तमाम बातों को असद साहब को सुनाया। उसी जमाने में असद साहब ने मुझसे कहा, ठीक है, जो हो गया उसको हम दुरुस्त करेंगे, और मुझे महाराष्ट्र का कारगुजार सदर बनाया। 2019 से 24 तक मैंने महाराष्ट्र में इस बात की कोशिश की कि मजलिस की दावत को प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। जहां जहां दंगे फसाद हुए वहां पहुंचा। मैंने जहां से हो सके अपनी जेब से मदद की। कोविड का जमाना आ गया। उस जमाने में आप पत्रकार वो गवाह है, मैंने पार्टी के नाम पे बहुत कुछ काम किया। मैंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और हाइट तो ये है, जब असद साहब पार्लियामेंट के चुनाव प्रचार में यहाँ आए थे तो उन्होंने ये जो विवांता होटल है वहां मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब, हम मशरक़ी हल्के असेंबली से आपको न सिर्फ उम्मीदवार बनाएंगे बल्कि आपको किस तरह से जीत को यकीनी बनाए वो देखेंगे, और मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट आपको गिफ्ट करेंगे। और आपने देखा होगा जाते वक्त एयरपोर्ट में फोटो है, असद साहब ऐसा मेरे गलों में हाथ लगा रहे हैं और चूम रहे हैं और कह रहे हैं, डॉक्टर हम तुम्हारी पूरी मदद करें। अभी 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के आखिरी दिन जब असद साहब शाम का प्रचार करके सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद जा रहे हैं, होगी बात। फिर क्या हुआ, औरंगाबाद में वक्फ एक्ट के सिलसिले में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में असद साहब ने 5 नाम डिक्लेयर किए। अब उसमें से कुछ लोग नए भी हैं, रईस लश्करी, शताब्दी भी काफी जूनियर है, 2 तो सिटिंग एमएलएज है, इम्तियाज साहब का भी नाम डिक्लेयर कर दिए। मेरे मन में थोड़ा सा एहसास पैदा हुआ, क्या पार्टी अपने को टिकट देना नहीं चाहती। मैं कश्मकश में था। 21 सितंबर को मैं हैदराबाद पहुंचा। मैं असद साहब की गाड़ी के पास जाकर खड़ा रहा। मैंने असद साहब से गुजारिश की कि सदर मोहतरम, मुझे 3 मिनट 5 मिनट आपसे बात करना है। और फिर मैंने कहा, मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, आप आगे जा रहे हैं, जहां मेरी बात खत्म हो जाएगी मैं उतर जाऊंगा। सदर साहब ने कहा, नहीं, आप शाम में मुशायरे में आ जाओ। अब मुशायरे में ठीक है भाई, जब अकेले में बात तो मुशायरे में क्या बात होगी। मैंने उनको बाद में व्हाट्सएप डाला, उनके जवाब भी आए। उसका सारांश ये है कि आपने किस तरह से तय कर लिया कि मशरक़ी हल्के असेंबली से हम आपको उम्मीदवारी दे रहे हैं। How could you come to this conclusion that we are going to make a candidate from Aurangabad East Assembly constituency for 2024? मैंने समझ गया कि बात कुछ ठीक ठाक नहीं है। शाम के मुशावरे में नहीं गया, अलबत्ता सुबह की फ्लाइट से वापस आया 22 तारीख को, सोचते रहा। फिर हमारे अफराद खानदान नजदीक के दोस्तों से बात कहा। मैंने कहा, एक खत लिख देते हैं। हमने उसी खत की कॉपी आपको दी है, उसका हमने मराठी में भाषांतर भी किया है, ट्रांसलेटर के हाथ से किया है। मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है। अंग्रेजी का भाषांतर भी ट्रांसलेटर के हाथ से किया है और उसमें तमाम बातों का हमने जिक्र किया है। 23 तारीख के शाम में हमने असद साहब को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ये लेटर को पहुंचा दिया। कोई जवाब नहीं आया। फिर 15 दिन गुजरने के बाद 8 तारीख को हमने तमाम लोगों की मीटिंग की, उसकी रिपोर्टिंग भी आपके सामने है। फिर उस वक्त भी कोई जवाब नहीं आया। हमारे जो चाहने वालों की, जो मुझ पर प्रेम करते हैं, उसमें कुछ उलमाए किराम भी हैं, धार्मिक शख्सियतें भी हैं। नहीं तो अलग रास्ता
धार्मिक शख्सियतें भी हैं। ये सब लोग आमतौर पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तारीफ में रहते हैं, और जब कभी असद अवीसी साहब इस शहर में आते हैं तो यकीनन उनकी मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके कदमों के पास बैठेंगे, इस्लाम सीखेंगे। तो उनमें से कुछ जिम्मेदार ने कहा, हमारे शरिया के सदर साहब ने हिमायत में हमारा खत किया। ये उलमाए कराम और कुछ जिम्मेदार लोग असद साहब के मकान पर पहुंचे, जहां पर उनको कोई खातिर का रेस्पॉन्स नहीं किया गया। मैं ज्यादा ऐड नहीं करना चाहता, उलमाए कराम से आप बात कर लीजिए। उसमें से कुछ लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते थे, उनको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। पर ये बातें होने के बाद अब हमने तय किया कि मशवरे के साथ हम अपने सियासी सफर की दिशा को तय करें। 8 सितंबर के बाद हमने मुख्तलिफ साथियों से, मुख्तलिफ हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे बात की, और ये नतीजा निकालने के थोड़ा वक्त लग गया। फिर हमने तय किया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से अपने को दस्त बर्बाद हो जाना चाहिए, उससे अपने को राजीनामा दे देना चाहिए। तो फिर हमने आज राजीनामा असद अवी साहब को भेज दिया है, उनको मिल गया है ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए। मैं आपको ये बताने के लिए हुआ हूँ, यकीनन ये बहुत दुख की बात है कि 10 साल से पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले आदमी, खिदमत देने वाले आदमी, पैसे खर्चने वाले आदमी, अपने बाल बच्चों को, खानदान को नजरअंदाज करते हुए पार्टी के आदमी को असद साहब 5 मिनट का वक्त भी नहीं दे सके। और 2019 से 2024 तक इम्तियाज जलील, 2014 से 2019 तक इम्तियाज जलील मुसलसिल हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे कि किस तरह से हमारा सियासी नुकसान हो। इस पस मंजर में मुझे ये इस्तीफा भेजना पड़ा। ये बैकग्राउंड है, मैंने इस्तीफा भेज दिया है, और हमने आगे के सियासी सफर भी तय कर ली, के बारे में भी तय किया है, डिसाइड किया है। वो भी बातें 2-3 दिन में आप तक पहुंचा दूंगा, ताकि जब चीजें मैच्योर हो जाती हैं, ताकि जब चीजें फाइनल हो जाती हैं तो उसके बताने में मजा है। वक्त से पहले बताने में कोई मजा नहीं है। मैं कांग्रेस हाईकमान के जिम्मेदारों से कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि मशरक़ी हल्के असेंबली की सीट कांग्रेस के कोटे में आती है, जो महाविकास अघाड़ी का एक अंग है, एक हिस्सा है। बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी। मेरे पास पूरे महाराष्ट्र से पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के चाहने वालों का फोन है। अभी अभी नांदेड़ से फिरोज गारा जो मराठवाड़े के अध्यक्ष हैं, एक माजिद बशीर साहब जो मराठवाड़े के सेक्रेटरी हैं, हमारे नागपुर के साथी हैं, हमारे विदर्भ के साथी हैं, मुख्तलिफ जिलों के साथी हैं, वो सब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ हम भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं आज से इलेक्शन के फॉर्म के भरने का टाइम शुरू हो गया है, टाइम बहुत कम है। मुझे भी मेरे इंतखाबी सिलसिले में भागदौड़ करना है। इन तमाम साथियों को मैं जमा किया होता, और इंशाअल्लाह ताला मेरे इस्तीफा के बाद महाराष्ट्र में काफी पद अधिकारियों के इस्तीफा की बारिश शुरू हो जाए, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं इम्तियाज जलील सिर्फ खुद को बड़ा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कमजोर कर रहा है। हमारी खुद बदकिस्मती है, इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर मी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग टू असद अवीसी। असद अवीसी साहब के कान में जो जहर भर दिया इम्तियाज जलील ने, वो निकालने में नाकाम रहा। ये तमाम बातें आपके साथ शेयर करना थी। मैंने इससे पहले बहुत सारी बातें कही थी, मैं आपके साथ सुकून से बैठता हूँ।
आपके जहन में जो भी सवाल होगा या मुझे कुछ और कहना होगा तो मैं कहूँगा। यकीनन आप ही के माध्यम से हम जनता में हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप में से किसी को जो सवाल पूछना है एक के बाद एक पूछिए। मैं तो बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा नेता हूँ और आपके बीच में रहता हूँ, इसलिए आप बात को सवाल पे आ जाता हूं। आपने जो आरोप किया है की इम्तियाज जलील हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्यावर नसतात, तर हे इशारे कशा कशा स्वरूपाचे असतात, आतापर्यंत किती वेळा इशारे केलेले आहेत आणि त्याच्यातून काय काय झाले आतापर्यंत? देखो, जिस हल्के असेंबली से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ वहां देवेंद्र फडणवीस का शरीर का आखिरी साल इलेक्शन लड़ता है। अभी 2019 में युति जो टूटी, मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस साहब की मदद करने की युति टूटी। अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं तुमको। अभी 2019 में अतुल सावे बंसी से युति होने के बाद बहुत परेशान था, तो हमारे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी थी, इलेक्शन से 1-1.5 महीना पहले इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र अध्यक्ष बनने पर रिजॉल्व कर दिया। ऐसी क्या विजन थी इम्तियाज जलील को रिजॉल्व करने? सियासत हमको भी समझती ना भाई। अब पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी की युति होती और महाराष्ट्र में होने के बाद औरंगाबाद में करीम खुरैशी उम्मीदवार बन के आता और उसके आगे पूरे कैलकुलेटर्स को भी उन्होंने मेरे खिलाफ बोल लगाया। वो विचारों का बहुत हक मांगा है उसने, दांडे के इलेक्शन में पैसे दिया नहीं उनको, बहुत सारी बातें हैं, मगर ये चीज उसके सामने है ना घटनाक्रम। और उसके आगे सुनो ना मेरी बात, अभी बात कंप्लीट करूंगी। अभी एक ही आदमी को सवाल करना मुश्किल हो जाएगा ना, जवाब दे दो मुझे। अभी देखो ना, मशरकी हल्के असेंबली में पार्लियामेंट में 89,000 वोट एमआईएम को मिले। अब हमको टिकट नहीं देने का मतलब असद साहब को इस बात पे तैयार करने का गफ्फार खातरी को मशरकी हल्के से टिकट ना दिया जाए। क्या वजह है भाई? वजह सिर्फ इतनी है, एक सक्षम ताकतवर उम्मीदवार या तो ना है या तो उनकी खुद की नियत थी मैं वहां आ जाऊं। अभी तो मेरा मानना यह है कि एमआईएम, ये तो उनका डिसीजन है, एक कमजोर कैंडिडेट देना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं अतुल सावे की मदद हो। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। चांदीवली में आरिफ नसीम खान के खिलाफ इमरान कुरैशी को खड़े करें, 800 वोट दिया, आरिफ नसीम खान 399 वोट से हारा। अभी कामठी में जो बावनपुर साहब की कंस्टिट्यूंसी 2024 में आएगा, शकील को हमारा बिठाता हूं यहाँ, नहीं वो कामठी में रहता है, आएगा वो वेस्ट में जाके कहेगा। इम्तियाज ने जबरदस्ती टिकट दिया ताकि कामठी की सीट, मेरा आपके माध्यम से कहना है, ये अपने आप को शागंज का टावा बहादुर बोलता ना इतना, अगर तेरे में दम है जा फडणवीस के खिलाफ साउथ वेस्ट नागपुर से चुनाव है, नांदेड़ चुनाव की क्या बात कर रहा? बड़ा हमारे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की हिमायत का काम कर रहे हैं। मैंने तो इससे पहले भी कहा था कि हम में से किसी का फोन तो उठाते नहीं, मदद तो करते नहीं, उनकी मदद करते हैं। बड़ा बहुत इंस्टेंसेस है भाई। कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना है क्या भाई? हमारी कोशिश चल रही है, इंशाल्लाह हो जाएगा। कांग्रेस से टिकट इलेक्शन तो वैसे आपने बोला कि इलेक्शन में पैसे दिए गए, कितने पैसे मिले थे, कितने पैसे बांटे नहीं? ये दानवीर साहब का, अंबादा दानवीर का जो विधान परिषद का चुनाव था, तो मेरे पास कुछ कैलकुलेटर्स पहुंचे, उनकी शिकायत ये थी ये पट्टे ने होलसेल में सौदा करके रख दिया। हाँ सुनो ना, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम,
और वो जो कारपोरेटर्स की तड़तड़ाहट थी, उनकी जो परेशानी थी कि उनको पैसा नहीं मिला। भाई इस शहर में आप रहते हैं ना, अंबर के जो कुलकर्णी साहब उन्होंने भी चुनाव लगा था, उनका भी पैसा होलसेल में जमा किया। एक काम है, पैसा जमा करने में हमारा इख्तियार सबसे आगे है। अब आप पत्रकार हो गए, आपको तो अद्भुत होता होगा, बड़ा ये सब बातें भी समझ में ही आता है कि इन तमाम बातों के साथ साथ वो हमको और खासतौर पे पार्टी के उन लीडरों को टारगेट कर रहे हैं जो कभी सियासी खतरों से आगे जा सकते। कादरी साहेब, असं आहे की एमआयएमला भाजपाची बी टीम म्हटलं जातं, हे खरं आहे का? एमआयएम भाजपाची बी टीम आहे की इम्तियाज जलील भाजपाची बी टीम? इम्तियाज जलील रिस्पॉन्सिबल है, इम्तियाज जलील मैन्युपुलेटर है, इम्तियाज जलील कॉन्स्पिरेटर है, इम्तियाज जलील चीटर। अभी तो आंदो स्टेज, अभी चुनाव तो होंगे शुरू, अभी भी सिवाय सेटिंग के कोई काम ही नहीं है भाई। एक अजून एक प्रश्न आहे, तुम्हाला तिकीट दिलं नाही म्हणून तुम्ही असं बोलताय, ठीक आहे। तुम्हाला तिकीट मिळालं असतं तर तुमची ही भाषा असली असती? ऐकून घ्या, टिकट एक सेकंडरी विषय है। आदमी का आत्मसम्मान, आत्म क्या होते, सेल्फ रेस्पेक्ट, उर्दू में कहते हैं इज्जत नफ्स होता है। मेरा बेटा मेरे बाजू बैठा है, कभी पॉलिटिक्स में मैं आता नहीं, वो इम्तियाज जलील का अपना स्टाइल है बेटे भाई को आने का। मेरा दामाद मेरे बाजू बैठा है, डॉक्टर उमर कादरी है, जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। इनको भी इम्तियाज जलील ने अपने कारपोरेटर से कटनी की। मेरा बेटा पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में है भी नहीं। उसने मुझसे कहा, अब्बा जी इतनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी आप उस पार्टी में रहते, अगर असदुल नबी साहब हमारी बात सुन के रहते और हमारे जो ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस करते तो शायद ये नौबत नहीं आए। आपके पास जो सवाल है कि टिकट नहीं मिला इसलिए एमआईएम के खिलाफ गए, देखिए मैंने एमआईएम का फॉर्म भी नहीं भरा, मैंने टिकट की मांग भी नहीं की। मेरा असल विश्वास यह है कि जब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट को आप 5 मिनट वक्त नहीं देते तो जो पद अधिकारी जिनको मैंने नॉमिनेट किया है उनकी हालत क्या होगी। अगर सबकी किस्मतों का फैसला इम्तियाज जलील कर रहा है तो जो मेहनती, वफादार, ईमानदार लोग पार्टी में आए हैं उनका क्या होगा। मैंने कई लोगों को जोड़ा, मैंने उनको साथ में लेके आया। अब इनकी हालत ऐसी है कि इनके कहने पर बैरिस्टर साहब हमको 3 मिनट भी बात नहीं करते तो मैं उनको क्या हिसाब दिला सकूं। टिकट तो बहुत छोटी चीज है जी, मैं समझता हूँ आमदार बनना नहीं बनना वो किस्मत की बात है। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो जाते और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो जाते उसकी बात मत कीजिए। बुद्धि चोर भी, चिंदी चोर भी, कुछ भी हो जाते, टिकट की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है, इंशाअल्लाह ताला मैं अपने विखाल को, अपनी इज्जत को। हे बघा, तुम्ही ज्या या पद्धतीने पत्रामध्ये तुम्ही इकडे तक्रार सांगितलं की कशा कशा पद्धतीने तुम्हाला ओवी साहेबांनी भेट दिली नाही, एक प्रकारे अपमानित केलं। 10 वर्ष झालं तुम्ही मुस्लिम समाजासाठी एमआयएम साठीचं काम करत होता, अशा पद्धतीने जे अवमानित केलं जातं मराठवाड्यातल्या मुस्लिम समाजाचा अपमान आहे का? आहे ना, तुम्ही ज्याचा प्रतिसाद निवडणुकीमध्ये पाहू शकता। आता मी तुम्हाला सांगतो, एमआयएमला जे मानणारा गट आहे तो आहे 18 to 30 इयर्स, त्यांची वय 18 ते 30 वर्षापासून। मी एक ऑफिस उघडलेलं आहे मदनी चौकवर, सुकू चौक कंपाउंडवर। 100-150 ये नौजवान बच्चे आगे भाई। मैं नवाबपुर में सिर्फ चाय पीने गया तो 150-200 बच्चे जमा हो गए। होटल में गए तो होटल की चाय खत्म हो। अभी मेरे पास मुस्तकिल फोन है, मैं दिल्ली में गया था, चूंकि अपने को सियासी तौर पर कुछ चीजें तय करना है, यहाँ नहीं था, आज सुबह की फ्लाइट से वापिस आया तो बड़ा ये बच्चों के इतने फोन है। अच्छा वो सब जानते, देखो इमोशनली एक स्टेज तक आप उनको अपने साथ से ले जा सकते, मगर मेरा ऐसा मानना है कि आज के जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं चीजों को समझ गए हैं
और वो बड़ा गठ अपने साथ में खड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा, भाई सुनो, तुम अपक्ष खड़ो, कोई भी पार्टी से खड़ो, तुम्हारा साथ है। पहला पत्र इम्तियाज जलील जो लिखा था प्रकाश अम्बेडकर को, उसकी कॉपी मेरे पास है। एक मिनट में बात कंप्लीट करता हूँ। वो वंचित की पहली मीटिंग असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में कुछ 25-26 जून 2019 को उनके बंगले पर दहली में हुई। मैं, इम्तियाज जलील, प्रकाश अम्बेडकर, असद साहब 4 आदमी थे। उन्होंने कहा सीटों के बारे में इम्तियाज जलील खत लिखे। प्रकाश अम्बेडकर का जो मुकाम है हमारे मेरे दिल में, मैं उनको आज भी बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा मानता हूँ। एक तो प्रकाश अम्बेडकर साहब बाबा साहब के नातू है और वैचारिक तौर पे बहुत मैच्योर आदमी है। अब चूंकि उस दिन तय पाया था तो इम्तियाज जलील ने जो खत लिखा, चुन के आने तक तो बोलता था प्रकाश साहब मैं आपका हाथ पकड़ के जाऊंगा। प्रकाश अम्बेडकर हमारा नेता है। प्रकाश अम्बेडकर की वजह से 1,50,000 वोट मिले। कितना उन्हें दिया प्रकाश अम्बेडकर। पहला एड्रेस दिया प्रकाश अम्बेडकर, मुझसे बोले हाउ ही इज एड्रेसिंग टू मी। और पहले ही खत में कहा कि हमको 125 सीट होना चाहिए। बड़ा प्रकाश भाई से जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया, क्या होता है आदमी को जब आप बहुत बड़ा भाई आप गोद में उठा ले रहे हो। इम्तियाज जलील साहब उनकी तारीफ में, और जैसे ही अपना काम निकल गया, तुम कौन भाई कौन। आप देखो ना 19 से 24 तक कभी इम्तियाज जलील ने अपनी स्पीच में कहा कि वंचित का मेरे पे एहसान है, वंचित में से मैं मेरा पालन कर। बताओ एक स्पीच, बताओ ना एक स्पीच तो। यानी एहसान फरामोश है। मगर इतनी बात है, जहां पॉलिटिकल जरूरत पड़ती ना, बराबर जाके घुटने टेकता, पांव पड़ता। देखो मराठा रिजर्वेशन के बारे में मराठा क्रांति मोर्चा निकला था और कई मोर्चे निकले। ये मेंबर ऑफ असेंबली था, इसने पार्लियामेंट में भाषण किया था। मराठा क्रांति मोर्चे में जो मोर्चे चलाने वाले लोग हैं, वहां फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वहां लैंड क्रूजर है, इनको क्या रिजर्वेशन की जरूरत है। असेंबली का भाषण देख लो जी। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया था कि मराठों को रिजर्वेशन नहीं मिलता। और आज जगंगे पाटिल के पास जाके पांव पड़ा है। जगंगे पाटिल साहब बहुत अच्छे इंसान है, उनको तमाम चीजें समझती है। तो यह है हमारे इम्तियाज जलील का स्टाइल। गफ्फार खालसी के बगैर पार्लियामेंट की कोई सभा कंप्लीट नहीं हुई। मुझे भी भाषण करना पड़ता था, सीने पे पत्थर रखकर मैंने इसकी तारीफ में भाषण किया। तो प्रकाश अम्बेडकर की जो वंचित की आप बात कर रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार इम्तियाज जलील। सर मेरा एक सवाल ऐसा है कि जब 21 तारीख को आप हैदराबाद गए थे तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि आप मुझे जो तो टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन उसके बाद में आपने 1 महीना क्यों लिए? आज 21 अक्टूबर है। देखो भाई, सियासी तौर पर मैं अकेला नहीं हूँ। ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने नहीं बताया था, मगर सब जमा हो गए। मेरा फोन कॉल ऐसा है कि मैं कल रात में 1 मिनट भी नहीं सो पाया। मैं 2 बजे तक 2 बजे सोया, 4:30 बजे उठा। तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे कोई भी सियासी फैसला करना है तो मैं अपने साथियों पर भरोसा करूं। इन्हीं साथियों ने मुझे आईजी टीम है, आईजी टीम की मुखालफत के बावजूद 80,000 वोट दिए थे। तो मैं इनका महफूज हूं और कोई भी फैसला करने के लिए सबका जो स्टेक होल्डर है उनसे मशवरा करना जरूरी था। नतीजे हो चुके हैं और दूसरे भी जो रास्ते थे वो भी तय हो चुके हैं। और हमने पार्टी के जिम्मेदारों को थोड़ा वक्त दिया ताकि कुछ फैसला कर सके, मगर नहीं हुआ, इसलिए हमको स्टेज पे आना पड़ा। मुंबई प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दिया, अभी आप महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इस्तीफा दे रहे, कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने का ये काम है। देखिए
बॉम्बे का तो बहुत खास मामला है। बच्चे ने बहुत अच्छी सवाल बोला। इम्तियाज जलील साहब ने कहा एक आदमी 2 पोस्ट पे नहीं रह सकता, बॉम्बे का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। फिर तू क्या था? अभी क्या है, तू भी देना पोस्ट इस्तीफा। दूसरी बात, जिसको प्रेसिडेंट बना उसको टिकट भी दे। क्या अजीब है भाई। कहीं ना कहीं वजन और कहीं ना कहीं फडणवीस साहब का फोन, फडणवीस साहब की रहनुमाई में पार्टी चलाई जा रही है। देखो फैयाज खान के क्या था, आप या तो प्रेसिडेंट रहो या तो आमदार का चुनाव हो। फैयाज ने दोनों भी छोड़ के चले गया। उसके बाद रईस लश्करी को बना अध्यक्ष और उसका टिकट औरंगाबाद के सामने डिक्लेयर भी कर दी। पार्टी सुप्रीमो है और इम्तियाज जलील की चलती है। इम्तियाज जलील पोस्ट पे नहीं है। फिर जो कानून फैयाज को अहमद खान को था वही कानून इम्तियाज जलील को होना चाहिए। बहुत सही बात है। ये नांदेड से जमात मधले जे जुने कार्यकर्ते आहेत ते एक बाजूला चालले, आपल्याकडचे विरोधी सर होते आपल्याला चालले। जमायमचे जे जुने कार्यकर्ते आहेत इथले जे मेंबर आहेत ते सर्व सोडून चालले। जमायमचं भवितव्य काय राहील? भवितव्य तो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो जो सोशल इंजीनियरिंग है जो 2019 में हमने की थी उसको नकार दिया। भविष्य यह है कि 2024 के पार्लियामेंट चुनाव तक इम्तियाज जलील ने कभी मुसलमान की बात नहीं करी। आदर्श की टोपी, वो आदर्श के वास्ते वो बचाना कोशिश में रहे। मैं जैसी पार्लियामेंट इंतखाब हार गए, अब मुसलमानों की बात भी होगी, मुसलमानों का काम भी होगा। अब देखो ना, पैगंबर साहब की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके वास्ते एक बड़ा रैली लेके जो पूरे भारत की न्यूज बनी। और उससे 2 दिन पहले संजय सिरसाट जो एकनाथ शिंदे की पार्टी का है, वो संजय सिरसाट जिसने कहा रामगिरी महाराज का बाल भी टीका नहीं होगा, उससे जाके गले मिल गए, मिठाई खिला रहे और ऐसा गले मिल गए। अगर कोई मुसलमान अपने धार्मिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत पे छींटे उछालेगा, देखना पसंद नहीं करता, ये तो उसके घर को जाएगा, मिठाई भी खाएगा, गले भी मिलेगा, चिटकगा भी। बड़ा जान दीजिए नैतिकता के बारे में आप इसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। अभी इंतखाबात जब आएगा तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आप जो है तो कांग्रेस पार्टी से 20 से लड़ रहे हैं और आपके जो है तो प्रकाश अंबेडकर साहब से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं, तो क्या वो आपका सपोर्ट करेंगे? हालांकि उन्होंने वहां से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। अभी तो भैंस पानी के अभी कांग्रेस पार्टी का अजबा अपने को अपनी एंट्री भी नहीं दी। अपने पार्टी की ये रिजर्वेशन दिया है, इसलिए दिया है कि उस पार्टी ने एंट्री करने का है। उसके बाद वहां की जो हाई कमांड है या महाराष्ट्र की जो हाई कमांड है वो अपने टिकट का तय करेंगे। जब उम्मीदवार बनेंगे तो भी प्रकाश भाई के पास जाके अपन मतलब ठीक हुआ है बात करेंगे। इसलिए आपका जो सवाल है ना वो जवाब आएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये जो आपने बताया ना कि देवेंद्र फडणवीस की फोन के ऊपर सब हो रहा है, ये नांदेड़ में जो इम्तियाज भाई आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो भी देवेंद्र फडणवीस सर एक कांग्रेस पार्टी ये फेंका फाका मास्टर है जी। तुम क्या है, ये कागज का शेयर है, ये ढीला ढाला है, ये कुछ काम का नहीं है। 22% मुसलमान है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। देखो हकीकत यह है कि ये देश में राजनीति समाजों के समीकरण पे चलती है। 22% पे तुम अखाड़ा बनना चाह रहे, 13%, 14% जो वंचित था उसको हटा दिए और फिर बोलते एक मुस्लिम एमपी को ऐसा हो गया। यानी मुसलमानों में सिर्फ एक ही एमपी मुसलमान का है, बाकी जो मुसलमान के लीडर है वो मुसलमान है कि नहीं, उसमें क्वेश्चन मार्क। नांदेड़ का जो तुम बात कर रहे हैं ना वो डराने के वास्ते है।
मुझे तो यहाँ का रिपोर्ट मिली है, वो जगह स्पष्ट जगह है कि कांग्रेस पार्टी में प्रेशर आया जाए कि गफ्फार खातून को पार्टी में ना लिया जाए। अरे वो सिर्फ बस समझ अरे मेरी तो इच्छा है, आजा बेटे सामने, दूध का पानी करूंगा। सर एक सवाल सुनो, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इम्तियाज अली साहब आ जाइए पद को हमारे रेस्पेक्ट में। वो असल में खामोश इस बात से बैठे कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी सेफ है। एमआईएम का कोई चुनकिया होकर आपको भाग में जाओ, इसको आमदार बनने का है बस। जर काँग्रेस तिकीट देत नाही तर तुमची पुढची रणनीती नाही, काय रद्द असेल? सांगा. ऐका. नाही, हा प्रश्न असा आहे, ऐका ना. हा पॉलिसी प्रश्न पूर्ण होऊ द्या. जर काँग्रेसने तिकीट नाही दिलं तर पुढची रणनीती काय असणार? कारण की तुम्ही जर अपक्ष किंवा दुसऱ्या पक्षाकडून नाही लढला तर सरळ भाजपला मदत होते, तुम्ही भाजपवर आता आरोप करताय. देखो बात ये है, इंतखाब गणना हुए तो हमने तय किया है। अभी हम कांग्रेस के पास इस उम्मीद से है और बातचीत हो रही है कि हमको टिकट दिया जाएगा, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि इलेक्शन जीतने के वास्ते करने का है, इसको जिताने के वास्ते नहीं करने का है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतने के लिए लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको फिर बनाया जाता है और टिकट दिया जाता है तो क्या फिर आप एमआईएम में वापस जाएंगे? नहीं, नो। मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया, मैंने आपसे आत्मसम्मान की बात कही, मैंने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कही, इसलिए एमआईएम में जाने का, उनसे टिकट मांगने का, उनके साथ जाने की कोई इच्छा नहीं है और इंशाल्लाह नहीं होगा। आपने कहा कि मैनेज करते तो क्या आप करने की कोशिश की? मांडोली बात है, आपने कहा मांडोली करते क्या देखिए जनाब, वो तो अपने पे डीएनए और खून की बात होती है।